चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास दो ऐसे विचार हैं जो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा चुभते हैं। पहला सवाल, क्या हमारी डिग्रियां हमें वाकई शिक्षित बना रही हैं? और दूसरा, जिसे हम तरक्की कहते हैं, कहीं वो हमें पीछे तो नहीं धकेल रही? बिल्कुल। और इन सवालों की पड़ताल के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाते हैं। हाँ। एक हिस्सा शिक्षा पर है और दूसरा है मशीनों पर यानी यंत्र पर। और ये दोनों ही हिस्से एक तरह से आधुनिक सोच की नींव पर ही सवाल उठाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इन विचारों को पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो तर्क छिपा है उसे कुरेदना है। सही बात है। ये समझना है कि क्यों एक जगह कहा गया कि पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना ये दो अलग अलग बातें हैं, और क्यों मशीन जैसी चीज को महापाप जैसा भारी शब्द कहा गया। और मजे की बात यह है कि ये सवाल 100 साल से भी ज्यादा पुराने होकर भी आज एकदम ताजा लगते हैं। तो चलिए एक एक करके इन विचारों की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत शिक्षा से करते हैं। इन पन्नों में जो पहली और सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कि हमने साक्षरता यानी अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा मान लिया है। मतलब जो पढ़ना लिखना जानता है वो शिक्षित है, और आज के जमाने में तो इसमें अंग्रेजी जानना भी जुड़ गया है। और लेखक इसी पूरी धारणा पर आप कह सकते हैं कड़ा प्रहार करता है। उसका तर्क बहुत साफ है। क्या? कि पढ़ना लिखना शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा का एक साधन भर है, एक औजार है। एक औजार? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि किसी के हाथ में आपने दुनिया का सबसे अच्छा औजार थमा दिया, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया कि इससे बनाना क्या है। अच्छा। या इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो वो औजार या तो बेकार पड़ा रहेगा या उससे कुछ विनाशकारी ही बनेगा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, खासकर आज के दौर में जहां सब कुछ डिग्री और सर्टिफिकेट पर टिका है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम आज भी साक्षरता दर को ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना क्यों मानते हैं? क्या हम सबने मिलके इस औजार को ही मंजिल मान लिया है? बिल्कुल। और श्रुत इसी भ्रम को तोड़ता है। उसका कहना है कि मंजिल तो चरित्र है। चरित्र? हाँ, सच्ची शिक्षा वो है जो हमें अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाए, जो हमें कर्तव्य परायण बनाए। लेखक के अनुसार शिक्षा का असली काम है चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान इकट्ठा करना नहीं। चरित्र का निर्माण, ये सुनने में बहुत बड़ा और आदर्शवादी लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचिए एक किसान है, ठीक है, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकता, उसे अक्षर ज्ञान शून्य है, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। वो साहसी है, अपने परिवार और जमीन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, और दूसरों के साथ उसका व्यवहार सच्चा है। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो किसान शिक्षित है। और इसकी तुलना में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो कई भाषाएं बोलता है, लेकिन वो भ्रष्ट है, डरपोक है और अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, तो वो अशिक्षित है। ठीक यही बात है। शिक्षा को बाहरी दुनिया की जानकारी के ढेर से हटाकर इंसान के अंदरूनी गुणों पर केंद्रित कर दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप कैसे इंसान हैं। जी। इस नजरिए से देखें तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। और यहीं पर अंग्रेजी भाषा का मुद्दा और भी पेचीदा हो जाता है। किताब का तर्क है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना राष्ट्र को मानसिक रूप से गुलाम बनाने जैसा था। ये बहुत ही सख्त टिप्पणी है ना? सख्त है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। सोचिए, जब आपने शिक्षा की भाषा ही विदेशी कर दी, तो आपने ज्ञान और आम जनता के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति बन गया जो उस भाषा को जानते थे, और देश की बड़ी आबादी उस ज्ञान से कट गई। यह तो आज भी होता है। एक अजीब सी खाई बन गई है। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा तबका जो अंग्रेजी में सोचता और बात करता है, और बाकी का देश जो अपनी भाषा में जीता है। हमें अपने ही लोगों से जुड़ने के लिए एक विदेशी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये सोच की गुलामी है। शुरू में मैकाले का जिक्र आता है, जिनकी मंशा बिल्कुल साफ थी। अच्छा। वो एक ऐसा भारतीय वर्ग बनाना चाहते थे जो खून और रंग में तो भारतीय हों, लेकिन अपनी पसंद, अपने विचारों, अपनी नैतिकता और अपनी बुद्धि में अंग्रेज हों। और लेखक का निष्कर्ष ये है कि मैकाले अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हुए। हाँ, हुए। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें ठीक वैसा ही बना दिया है। वो हमें हमारी अपनी संस्कृति से शर्मिंदा होना सिखाती है। हमारे अपने माँ बाप जो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उनसे हमें दूर कर देती है। बिल्कुल।
एक बच्चा जब इस सिस्टम से पढ़ के निकलता है तो वो अक्सर अपने ही घर में एक अजनबी बन जाता है। उसके और उसके माता पिता के बीच एक ऐसी दुनिया आ जाती है जिससे वो समझ नहीं पाते। ये एक पीढ़ी का अपनी पिछली पीढ़ी से दर्दनाक अलगाव है। शिक्षा जो जोड़ने की बजाय तोड़ रही हो, वो कैसी शिक्षा? सही सवाल है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। शिक्षा जो हमें हमारी जड़ों से ही काट रही हो। और ये बात हमें सीधे दूसरे बड़े विचार की तरफ ले जाती है, मशीनों की तरफ। हाँ, अगर हमारी शिक्षा हमें एक खास तरह की व्यवस्था के लिए तैयार कर रही है, तो वो व्यवस्था क्या है? यहीं पर मशीनों का जिक्र आता है। स्रोत में मशीनों को आधुनिक सभ्यता का मुख्य प्रतीक कहा गया है, लेकिन साथ ही एक महापाप भी। हाँ, और महापाप शब्द सुनकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि ये तो बस टेक्नोलॉजी का अंधा विरोध है। लेकिन अगर हम इसके पीछे का तर्क देखें तो बात टेक्नोलॉजी की है ही नहीं। तो फिर बात किस चीज की है? बात शोषण की है। इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। प्रगति के प्रतीक को पाप क्यों कहा गया? इसके लिए मैनचेस्टर का उदाहरण दिया गया है, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र था। हुआ ये कि ब्रिटेन की मशीनों से चलने वाली मिलों ने भारत के करोड़ों बुनकरों और कारीगरों का काम छीन लिया। अच्छा। भारत जो सदियों से दुनिया को बेहतरीन कपड़ा निर्यात करता था, वो खुद मैनचेस्टर के सस्ते मशीन से बने कपड़े का आयातक बन गया। मतलब ये सिर्फ एक नई तकनीक के आने की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी आर्थिक चाल थी। बिल्कुल। भारत से कच्चा कपास इंग्लैंड जाता था, वहां की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और फिर वही कपड़ा जहाजों में भर के वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता था। सही कहा। और नतीजा, यहाँ के हुनरमंद कारीगर जिनकी कला पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो भूखे मरने लगे। उनका पूरा आर्थिक और सामाजिक ढांचा तबाह हो गया। ये सिर्फ रोजगार छीनना नहीं था, ये भारत से धन की सीधी निकासी थी। अच्छा। तो मशीन यहाँ पाप इसलिए बनी क्योंकि वो कुछ लोगों के मुनाफे के लिए लाखों लोगों की जिंदगी और सम्मान छीनने का जरिया बनी। उसका पाप इंसानियत की कीमत पर मुनाफे को चुनना था। और ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है। हम आज गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां एल्गोरिथम इंसानों को चलाते हैं। या फिर फास्ट फैशन की, जहां सस्ते कपड़ों के पीछे मजदूरों का भयानक शोषण छिपा होता है। बिल्कुल। नाम और तरीके बदल गए हैं, लेकिन स्रोत का जो मूल तर्क है वो आज भी जिंदा है। सही कहा। तो विरोध किसी खास मशीन से नहीं था, बल्कि उस मानसिकता से था जो इंसान को मशीन का गुलाम बना दे, बजाय इसके कि मशीन इंसान के गुलाम रहे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर तरह की मशीन का विरोध था? एक साधारण औजार जैसे हल या कुम्हार का चाक या फिर चरखा, ये भी तो एक तरह की मशीनें ही हैं। क्या इनका भी विरोध था? ये बहुत जरूरी सवाल है और लेखक इस पर बिल्कुल साफ हैं। विरोध उन बड़ी मशीनों का है जो श्रम की जगह ले लेती हैं। अच्छा। यानी जो इंसान से उसका काम छीन लेती हैं और उससे बेबस बना देती हैं। उन सरल औजारों का कभी विरोध नहीं था, जो इंसान की मेहनत की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो एक मशीन वो है जो इंसान को सशक्त करे और दूसरी वो जो इंसान को लाचार बना दे। बिल्कुल। चरखा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चरखा भी एक मशीन है, लेकिन वो किसी की नौकरी नहीं छीनता। इसके उलट वो लाखों लोगों को उनके अपने घरों में काम और इज्जत की रोटी देता है। वो इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। और मैनचेस्टर की मिल? जबकि मैनचेस्टर की मिल एक ही जगह पर हजारों लोगों को बेरोजगार कर देती थी और उन्हें शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करती थी। किताब में एक सांप के बिल की उपमा दी गई है, जो बहुत सटीक लगती है। हाँ। कि एक बड़ी मशीन आती है तो वो अपने साथ 10 और मशीनें लेकर आती है। जैसे ट्रेन आई तो उसके लिए पटरियां चाहिए, कोयला चाहिए, बड़े बड़े स्टेशंस चाहिए, और देखते देखते हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। और इस प्रक्रिया में हम अपनी आत्मनिर्भरता खो देते हैं। लेकिन एक और गहरी चिंता है जो जताई गई है। वो क्या? हमारे शरीर पर मशीनों का असर। लेखक का तर्क है कि अगर हम हर छोटे बड़े काम के लिए मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे तो हमारे अपने हाथ पैर, हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब? हम शारीरिक रूप से कमजोर और आलसी हो जाएंगे। ये सिर्फ आर्थिक बेरोजगारी नहीं है, ये शारीरिक पंगुता को भी जन्म देता है। मतलब शरीर से मेहनत करना एक जरूरी और सम्मानजनक चीज है जिसे मशीनें हमसे छीन रही हैं। ये तो आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर सीधा कटाक्ष है। हाँ, शरीर को निष्क्रिय बना देना भी एक तरह की हिंसा ही है। तो मशीन का विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो नैतिक और शारीरिक भी था। तो आज की इस पूरी बातचीत से दो बहुत तीखे और कह सकते हैं असहज करने वाले विचार सामने आते हैं। पहला ये कि हमारी डिग्रियां और हमारा अक्षर ज्ञान शायद हमें शिक्षित नहीं
बल्कि सिर्फ एक खास तरह का औजार बना रहे हैं। असली शिक्षा तो चरित्र का निर्माण है। और दूसरा ये कि जिसे हम आंख मूंद कर प्रगति या विकास मान लेते हैं, उसे हमें उसके सामाजिक और इंसानी असर के तराजू पर भी तौलना चाहिए। हाँ। सवाल ये पूछना जरूरी है कि ये तरक्की किसके लिए है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? क्या ये मुट्ठी भर लोगों के मुनाफे के लिए लाखों लोगों की जिंदगी छीनने का दूसरा नाम तो नहीं? और जब हम इन दोनों विचारों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली, जो अंग्रेजी और तकनीकी ज्ञान पर इतना जोर देती है, वो असल में हमें एक ऐसी मशीनी व्यवस्था का एक ओबीडियंट पुर्जा बनने के लिए ही तैयार कर रही है? एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान से ज्यादा मुनाफे और मशीन को महत्व देती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारी शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखा रही है या चुपचाप एक बड़ी मशीन का हिस्सा बनना? आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन हर रोज हजारों नौकरियां खत्म कर रहे हैं, क्या स्रोत में उठाए गए ये सवाल 100 साल पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गए हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है।